हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का संपूर्ण अभ्यास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के वैसे प्रश्न, फिजिक्स के वैसे प्रश्न जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ये वीवीआई प्रश्न होंगे। ये आप लोग के मोस्ट वीवीआई प्रश्न होंगे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें हम लोग लघु क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और आप लोग का विकल्पिक वैकल्पिक जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन आज देखने वाले हैं जो मोस्ट वीवीआई होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं। क्लास टेंथ के लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए ध्यान देंगे। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या संबंध है, क्या होते हैं, ये संबंध क्या है? तो आपतन कोण बराबर कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। वो क्या होते हैं? समान होते हैं, वो बराबर होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे? ये कहाँ पे मिलता है देखने के लिए? ये मिलता है आपको ये मिलेगा आपको परावर्तन के नियम में। परावर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण को बताता है। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण को बताता है। आगे आएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ समाप्त जाती है? तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी फिजिक्स में पढ़ना होता है दोस्तों। यहाँ पे हमारा मूल बिंदु होता है। ये मूल बिंदु हमारा क्या होता है? दर्पण का ध्रुव हो जाता है। ये मूल बिंदु हमारा दर्पण का ध्रुव हो जाता है। ये ठीक है। तो जितनी भी दूरियां हैं, चाहे इधर की हो चाहे इधर की हो, हम लोग यहाँ से नापते हैं। हम लोग ध्रुव से ही नापते हैं। दूरिया को कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव से। इसका जो उत्तर होगा ये होगा ध्रुव से, जिसको पी से दिखाते हैं। ध्रुव को किसे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। कहाँ पे होता है वो भी बता दिया हमने। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है परावर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के दोस्तों दो नियम है। परावर्तन के पूछेगा तो भी दो नियम, और अपवर्तन भी पूछेगा। अगर अपवर्तन भी पूछता है, अपवर्तन, तो अपवर्तन के भी दो नियम है। अपवर्तन के भी दो नियम है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। परावर्तन के भी दो नियम और अपवर्तन के भी दो नियम। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक गोलीय दर्पण होता है इस तरीके से, एक गोलीय दर्पण है हमारा इस तरीके से, ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल गोलीय दर्पण। एक होता है ऐसे, इसको बोलते हैं उत्तर गोलीय दर्पण। तो और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो प्लस होता है हमारा, वो प्लस इधर की ओर होता है। प्लस हमारा इधर की ओर होता है। इधर क्या होता है हमारा? प्लस होता है। और इसमें प्लस जो होगा वो इधर की ओर होगा, प्लस। ठीक है, इसमें इधर की ओर होगा। तो फोकस की बात करी जाए तो फोकस, इसका गोला इधर से ऐसे बनेगा, इसका गोला इधर से ऐसे बनेगा, केंद्र इधर होगा, तो फोकस भी इधर होगा। मतलब इधर पॉजिटिव है तो इस साइड में नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव साइड हो गया। और इसका गोला इस साइड बनेगा, तो फोकस यहाँ होगा कहीं। ठीक है, ताकि त्रिज्या केंद्र भी इधर होगा, तो फोकस भी इधर ही होगा। तो फोकस प्लस की तरफ किसका? ये उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है प्लस की तरफ होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। अंतर लिखने के लिए भी आता है, उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर लिखे तो उस समय भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर। आते हैं हम लोग किस पे? अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है? मतलब प्रकृति कहने का मतलब है कि वास्तविक होती है या आभासी होती है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी। क्या बनता है? आभासी। आभासी के साथ साथ और बातें याद रखी जाए तो सारे आभासी, जितने भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधा होते हैं। वो क्या होते हैं? सीधा होते हैं। और सबको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। सभी को, मतलब किसी को भी पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी को भी पर्दे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और सभी के सभी दर्पण के पीछे बनते हैं।
ठीक है। तो ये ऐसे गुण है प्रतिबिंब के जो चारों एक साथ रहेंगे। अगर दर्पण में चारों में से कोई एक पता चल गया है तो ये चारों गुण वहाँ पे मौजूद होंगे। 4 गुण एक से कनेक्टेड है ये चारों गुण, ठीक है। अगर आगे की बात कहेगी, उल्टा कहेगा आगे की बात, तो वो हो जाएगा वास्तविक, ये उल्टा हो जाएगा। और पर्याय प्राप्त कर सकते हैं किसको, वास्तविक वाले को। आभासी वाले के साथ ये 4 पॉइंट है, आभासी वाले के साथ ये 4 पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है कि 1/फोकस जो बराबर होता है वो प्रतिबिंब दूरी 1/प्रतिबिंब दूरी और प्लस में 1/ वस्तु दूरी के जोड़ के बराबर होता है। ये हमारा दर्पण सूत्र है। अब इसी दर्पण सूत्र में अगर यहाँ माइनस कर दे, इसी दर्पण सूत्र में अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कर दे तो ये हमारा बन जाएगा लेंस सूत्र। क्या बन जाएगा, हमारा लेंस सूत्र बन जाएगा अगर यहाँ पर केवल माइनस रहेगा तो। अभी वो क्या है, अभी वो दर्पण सूत्र है, ठीक है, अभी वो दर्पण सूत्र है, ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। आवर्धन किसे कहते हैं, किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन जो होता है दोस्तों उसको ये से दिखाते हैं। और आवर्धन जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। क्योंकि दर्पण जो है हमारा वो समतल दर्पण है, हमारा दर्पण समतल दर्पण है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होती है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और मान आ जाएगा 1। मान आ गया 1। अब है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो अगर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है तो उसके लिए प्लस चिन्ह लगाएंगे, और वस्तु को सीधा लेके ही चलते हैं हम लोग तो उसके लिए भी प्लस ही रहेगा। तो ये हमारा +1। तो हमारा ये +1 समतल दर्पण में जो आवर्तन होगा वो +1 ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है हमारा वो वस्तु की अपेक्षा क्या है, वस्तु की अपेक्षा सीधा है। वस्तु की अपेक्षा क्या है, वो वस्तु की अपेक्षा सीधा है। क्या रखेंगे, +1 बताता है, प्लस बताता है कि सीधा है, और 1 बताता है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर है, ठीक है। आते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमारा समतल दर्पण में भी बनता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण में भी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में ही बनता है। एक आभासी प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में ही बनता है। अगर पूछा जाता है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, तो हमारा होता समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये दोनों में केवल आभासी होता है, लेकिन अवतल में आभासी के साथ साथ वास्तविक प्रतिबिंब भी होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब भी इसमें बनते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हजामत में उपयोगी दर्पण होता है। हजामत मतलब होता है दाढ़ी बनाने में। किसी आदमी का ये मुंडी है, ठीक है, मुंडी तो लग नहीं रहा है लेकिन मुंडी मान लेते हैं। और मान लीजिए कि अगर दाढ़ी बनाना है, उसको दाढ़ी बनाना है तो क्या करेगा, अवतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाएगा, अवतल दर्पण के सामने। इससे फायदा क्या होगा कि इसका जो मुंडी है यहाँ पे वो बड़ा दिखेगा, इसका जो मुंडी है यहाँ पे वो बड़ा दिखेगा। और बड़ा दिखेगा तो जो बाल होंगे, बालों के कण होंगे वो बड़े दिखेंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो मुंडी है सफाई हुआ सही तरीके से कि नहीं हुआ। तो हम लोग हजामती दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, ठीक है, इसको याद रखेंगे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में, तो सदैव सीधा होता है। तो सदैव सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है एक तो समतल दर्पण में, है ना, हमेशा बनता है ये सीधा, हमेशा सीधा बनाता है, और साथ में समान आकार का बनाता है, समान आकार का, ठीक है। और एक और बनता है सीधा प्रतिबिंब, वो होता है हमारा उत्तल दर्पण में भी हमारा सीधा बनता है, लेकिन उसमें समान नहीं होता, वो उसमें बदलते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पर रखने पर अलग अलग बनती है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी f है, और वक्रता त्रिज्या r होगा, वक्रता त्रिज्या r है, में क्या संबंध होंगे। f और r में क्या संबंध होता है,
तो जो त्रिज्या होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है। तो 2 में f से गुणा करते हैं, फोकस में गुणा करते हैं, तो त्रिज्या जो होता है फोकस का दुगना होता है, त्रिज्या जो होता है वो फोकस का दुगना होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी, और आभासी के साथ साथ 3 पॉइंट और कनेक्टेड रहेंगे। क्या रहेंगे? कि ये दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, सीधा बनता है, और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये सब इसके गुण है। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो ये चारों गुण के साथ होता है, ये चारों गुण के साथ होता है हमेशा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? तो देखेंगे दर्पण दो तरीके के, अभी हम लोगों ने देखा दर्पण दो तरीके के होते हैं, इस तरीके के और इस तरीके के। इसमें इधर से पेंटेड रहता है, इसको बोलते हैं उत्तल, और इसमें इधर से पेंटेड रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल। दोनों में समांतर किरणें भेजेंगे, क्या होगा कि ये समांतर किरणों को इधर मोड़ देगा, दोनों एक साथ आ जाएंगे। समांतर किरणें, समांतर किरणें क्या हो जाएंगे? एक जगह आके जमा हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर समांतर किरणें भेजते हैं तो ये क्या होंगे? समांतर किरणों को टकरा करके ये दूर कर देगा, समांतर किरणों को टकरा करके ये दूर कर देगा। तो अभी सारी, अभी मतलब होता है जमा होना, एक जगह आना। अभी आ रहे हैं, अभी रुको, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं मतलब जमा होंगे। तो अभी का मतलब हो जाता है जमा होना, ठीक है। अभी का मतलब हो जाता है जमा होना, अभी का मतलब हो जाता है जमा होना। और अपसारी अगर कहता है, अप मतलब होता है दूर होना, अप मतलब होता है दूर होना, अप मतलब होता है दूर होना। तो अवतल दर्पण को कहते हैं हम लोग अभिसारी, ठीक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है, अपसारी दर्पण कहते हैं। इसको याद रखेंगे। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 14। गाड़ी में अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? गाड़ी, कोई भी गाड़ी है हमारा, इस तरीके से मान लो गाड़ी है, तो इस तरीके से गाड़ी है हमारा। तो गाड़ी में जो यहाँ पर लाइट होते हैं, यहाँ पर जो लाइट होता है, इस तरीके से जो लाइट निकलता है गाड़ी पर, ठीक है। ये लाइट में जो दर्पण प्रयोग होता है वो दर्पण कैसा होता है? तो दर्पण ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पर इसे मान लीजिए लाइट लगाया हुआ है, ठीक है, और पीछे की ओर गाड़ी है, तो ऐसा कुछ दर्पण रहेगा। और इस दर्पण से फायदा ये है, इस दर्पण से फायदा ये होता है कि प्रकाश जो ऐसे निकल रहे हैं टकराने के बाद, वो आगे के प्रकाश तो आगे निकल ही रहे हैं, लेकिन जो प्रकाश पीछे है वो भी आगे की ओर आ रहा है इस तरीके से। तो जो प्रकाश का इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है, उजालापन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो दर्पण होता है ना, ये दर्पण जो इस्तेमाल किया जा रहा है अग्रदीप में, ये दर्पण होता है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारा है अवतल दर्पण। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन के रंग चेंज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। किस दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है? यही क्वेश्चन थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में। तो पूछ रहा है कि कौन सी फोकस दूरी धनात्मक होती है किस दर्पण में? तो दर्पण के लिए बात करेंगे तो ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होती है? फोकस दूरी प्लस में होती है, ठीक है, धनात्मक होती है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक है? किसी दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक है, मतलब आवर्धन जो है एम का जो मान है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब के बारे में बताना जाए तो कैसा होगा? तो बताया थे भी दोस्तों आप लोगों को, जो माइनस होता है इसका मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। और अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब रहा होगा। कैसा? वो वास्तविक प्रतिबिंब रहा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। उल्टा वास्तविक और पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज और, इसमें एक चीज और होता है, वो है कि दर्पण के आगे बनता है। वो कहाँ बनता है प्रतिबिंब? दर्पण के आगे बनता है। तो जहां पर भी ये चारों के चारों ग्रुप में रहेंगे, चारों में से अगर कोई भी एक वो चीज पता चल जाएगा तो बाकी तीनों वहीं पे रहेंगे, ठीक है, बाकी तीनों मान भी होगा। तो अगर आवर्धन का मान माइनस है, तो माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा। और उल्टा प्रतिबिंब जो होते हैं वो वास्तविक वाले होते हैं, वास्तविक वाले। तो उल्टा और वास्तविक हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, दो बातें हम लोग यहाँ पे समझा सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो बिल्कुल सरल रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गमन करती है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश का प्राथमिक वर्णक होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्णक क्या होता है? प्रकाश का प्राथमिक वर्णक, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्णक की बात करी जाए, प्राथमिक वर्णक, तो वर्णक जो होता है, वर्णक कहते हैं हम लोग रंग को, किसको कहते हैं? रंग को। तो प्राथमिक रंग क्या होता है? तो प्राथमिक रंग हमारा जो होता है वो होता है लाल, हरा और नीला। ये होते हैं हमारे प्राथमिक वर्णन, आर जी बी, RGB। RGB जो हमारा है वो है प्राथमिक वर्णक, आर से रेड, जी से ग्रीन और बी से ब्लू। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने अगर समान आकार का कोई प्रतिबिंब अगर बनाना है तो उसके लिए बस एक ही जगह है, वह है वक्रता केंद्र, वह है वक्रता केंद्र। ठीक है, ये है अनंत और यहाँ पर है फोकस। ठीक है, इस तरीके से तो वक्रता केंद्र में जो वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब जस्ट उसके नीचे उल्टा बनता है और उसी लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये दोस्तों आप लोग को दिक्कत होता है ये जानने में कि प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, कहाँ बनेगा, है ना, कैसा बनेगा, कैसे गुण हम लोग याद करेंगे, ताकि बहुत सारे ये ऐसा चीज़ हो जाते हैं, तो हम लोग याद कैसे रखेंगे उस चीज़ को, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर कमेंट आता है तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि कैसे याद करेंगे, ट्रिक बताऊंगा कि कहाँ पे रखेंगे, कैसा बनेगा, कब बनेगा, ये सारी चीज़ हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग उसको चाहते हैं बनाने के लिए तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी जो है, जो फोकस दूरी है वो क्या है? +20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या यानी आर, तो आर बराबर अभी थोड़ा देर पहले हमने फॉर्मूला बताया था कि 2F होता है, यानी 2 × 20, तो यह जाएगा +40 सेंटीमीटर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 21 नंबर। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो इस तरीके से बिल्डिंग होते हैं, इस तरीके से बिल्डिंग होते हैं और यहाँ से टॉर्च जलते रहता है, इस तरीके से बड़ा बड़ा टॉर्च, है ना, लाइट मारते रहेगा इस तरीके से। तो ये जो लाइट आता है ना, ये लाइट, इस लाइट में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इस लाइट में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण। क्या इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण। इसमें भी हम लोग अवतल दर्पण ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भी हम लोग अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, तो इसमें दोस्तों ऐसा हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है किस दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो कहीं भी रखने पर सीधा हो, तो अब सीधा वाला जो होता है वो हमारा आभासी होता है। ठीक है, तो किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा या हमेशा आभासी बनता है? तो आंसर होगा उत्तल दर्पण, हमेशा होगा, आंसर होगा उत्तल दर्पण। वो प्रतिबिंब वस्तु को कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे, तो ये हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है, तो आंसर होगा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में रखेंगे तब ये ऐसा होता है, उत्तल दर्पण में रखेंगे तब ये ऐसा होता है। आगे आगे तो इसमें आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 23 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ये 2 बार डिस्कशन हो गया, ये तीसरा बार चल रहा है। ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में अगर देखा जाए तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो इधर, अब इधर का भाग होता है माइनस, और उत्तल दर्पण देखा जाए तो उत्तल दर्पण की फोकस होता है इस साइड, अब इधर का साइन होता है प्लस। तो पूछा जा रहा है कौन सा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण ये है इस तरीके से, तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो होगा ऋणात्मक, अवतल दर्पण का जो फोकस होगा वो होगा ऋणात्मक। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, 24 और 25। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब के सब काल्पनिक बनते हैं। इधर कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु के बराबर फिर छोटा 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 होते होते ये फोकस तक में
पूरा छोटा हो जाएगा, फोकस सर्कल पूरा छोटा हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, कैसे होते हैं? तो सीधा तो होता है, सीधा होता है। आवर्तित का मतलब दोस्तों होता है बड़ा, आवर्तित का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, उल्टा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और छोटा मतलब होता है हासरित का, किसका? हासरित का, ह्रास होना, घटना, इसी का मतलब होता है छोटा होना। तो सीधा, ये सीधा और छोटा होना, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आते हैं हम लोग दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो जो चीज मुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं ऐसा कोण कटेगा, और कटेगा तो ये बीच में होगा त्रिज्या और आधा हो जाएगा फोकस दूरी। लेकिन समतल दर्पण ये सीधा होता है, ये कहीं मुड़ा हुआ नहीं होता है। तो जब ये कहीं मुड़ा हुआ है ही नहीं, तो इसको हम मिलाएंगे कैसे? तो मिलेगा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको त्रिज्या को हम लोग अनंत मान लेते हैं कि ये अनंत तक गया है, कभी नहीं मिलेगा, ये अनंत तक गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। 25 का जो आंसर होगा वो हमारा अनंत हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम लोग अभी और क्वेश्चन देखेंगे। ये है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, इसको बनाइएगा, बनाइएगा, और जैसा होगा उस तरीके से कमेंट जरूर करिएगा। अगर कमेंट में इसका भी डिस्कशन चाहिए होगा तो इसका भी डिस्कशन हम अगले अलग क्लास में देंगे, ठीक है। इसका डिस्कशन हम जो है अलग क्लास में देंगे इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा तो हमें कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा, अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा, तो अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी सही लगी हो, तो इसी प्रकार से हम हर प्रकार की जानकारी, हर तैयारी 9, 10, 11, 12 की तैयारी इस पे कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल को क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग याद करेंगे और लाइक कर देंगे, ताकि मुझे प्रेरणा मिले कि मैं और वीडियो बना सकूं, ठीक है दोस्तों। तो आज क्लास यहीं तक, धन्यवाद।